अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर सेक्शन नंबर 20 पर है। अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिजाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। सेक्शन नंबर 20 से पहले वाले जो सेक्शंस हैं उनमें हमें बता दिया गया है कि अगर कोई भी मुकदमा सब्जेक्ट मैटर के मुतालिक होगा या सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी के मुतालिक होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतालिक होगा तो वो कहाँ दायर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर्सन रॉन्ग के मुतालिक है तो वो कहाँ दायर किया जाएगा। लेकिन कुछ इस तरह के मुकदमात हैं जो पहले वाले सेक्शंस में नहीं आते। ठीक है, तो वो उनको कवर करता है सेक्शन नंबर 20। वो सेक्शन नंबर 20 के अंदर आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड। लिमिटेशंस का मतलब आप लोगों को पता है हद होती है या हदूद होती है, और अफोरसेड का मतलब होता है अबव मेंशन्ड, यानी कि पहले जो बयान किया जा चुका है। एवरी सूट, हर मुकदमा, शैल बी इंस्टीट्यूटेड किया जाएगा इन अ कोर्ट, अदालत में, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन, जिसके दायरा इख्तियार में या दायरा समात की मकामी हदूद के अंदर। ये जो लाइन है जो अभी मैंने पढ़ी है इसमें ये बयान किया गया है कि पहले बयान की गई लिमिटेशन से मशरूत कोई भी जो मुकदमा होगा वो उस अदालत में किया जाएगा जिसके दायरा समात या दायरा इख्तियार की मकामी हदूद के अंदर। अब इस दो लाइन्स के आगे उन्होंने ABC 3 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, जो कि इस लाइन के साथ लिंक्ड है। तो ये जब भी आप लोगों ने ये सेक्शन पढ़ना है तो ये बात जहन में रखनी है कि ये जितने भी पॉइंट हैं ये पहली लाइन के साथ जाके लिंक्ड हो रहे हैं, ये उसके आगे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो मैं अभी जब एक्सप्लेन करूँगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को साथ साथ ये बताती भी जाऊँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है। उस जुरिसडिक्शन द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरू करना, ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटाइरली। वॉलंटाइरली का मतलब होता है रजाकाराना तौर पे, और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। इस अदालत की दायरा समात की मकामी हदूद में, ठीक है, डिफेंडेंट या अगर एक से ज़्यादा है तो ठीक है, तो हर जो डिफेंडेंट है वो मुकदमा दायर करते वक्त रहता होगा वॉलंटारली, यानी कि रजाकाराना तौर पे, या हकीकतन रहता होगा, या किसी गेन के लिए काम करता होगा, या वो बिजनेस करता होगा। Point number B, any of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily reside or carries on business or personally works for gain। अभी यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है उनमें पॉइंट नंबर A और B सिमिलर हैं। ठीक है, एज इट इज़ ही हैं, लेकिन उनमें एक वर्ड है जो उसका मफहूम चेंज कर देता है, पॉइंट नंबर A का भी और पॉइंट नंबर B का भी। पॉइंट नंबर A में कहा गया है ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स, यानी कि हर डिफेंडेंट। ठीक है, जबकि पॉइंट नंबर B में कहा गया है एनी ऑफ द डिफेंडेंट, यानी कि उनमें से कोई डिफेंडेंट। ठीक है, तो ये बस इसका इतना सा डिफरेंस है, बाकी ये सब सेम है। जो नेक्स्ट मैं बयान करने वाली हूँ वो पॉइंट नंबर B के साथ ही लिंक्ड है। ठीक है, उनमें ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स उस जगह पे रिहाइश पजीर नहीं है, कोई डिफेंडेंट, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो उस मुकदमे में राज़ी हो सकता है कि नहीं हो सकता। प्रोवाइडेड डैट, बशर्तिया के या शर्त ये, इन सच केस ईदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन और द डिफेंडेंट्स हु डू नॉट रिजाइड और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन एज A4 का मतलब जैसा पहले बयान किया गया है। एक्विएंसेस का मतलब होता है तस्लीम करना, हासिल करना, इन सच इंस्टीट्यूशन, ऐसे मुकदमे में। अब इसमें ये बयान किया गया है कि ऐसा मुकदमा दायर करने की शर्त ये है कि लीव ऑफ द कोर्ट इज़ गिवन, यानी कि अदालत से इजाज़त ले ली गई हो, और ऐसा मुद्दई, यानी कि ऐसे डिफेंडेंट्स जो ऊपर बयान की गई शर्तों पे पूरे नहीं उतरते, यानी कि किसी जगह पे नहीं रहते या किसी जगह पे काम नहीं करते, लेकिन वो मुकदमे को तस्लीम कर लेते हैं एज अ डिफेंडेंट, तो क्या होगा। तो पॉइंट नंबर C बताता है द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस, यानी कि जो बिनाए दावा है वो मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे जो है वो कायम हो जाएगा। इसकी एक सादा सी मिसाल ये है, A, B और C मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, यानी कि A रहता है कराची में, ठीक है, B रहता है लाहौर में, या C रहता है मुल्तान में। अब ये तीनों एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो है जगह इस्लामाबाद। ठीक है, अब इस्लामाबाद जब ये इकट्ठे होते हैं तो B और C क्या करते हैं, कोई नोट या कोई चेक साइन करके देते हैं, किसको, A को। ठीक है, अब वो साइन किधर किया, उन्होंने इस्लामाबाद में किया है। अब उस चेक को लेके जो बिनाए दावा कायम होता है वो होता है इस्लामाबाद में। जो A है वो B और C पे मुकदमा कर सकता है इस्लामाबाद में भी। ठीक है,
वहाँ लाहौर में भी जहाँ बी रहता है, ठीक है, मुल्तान में भी जहाँ सी रहता है। लेकिन अब होता क्या है, लेकिन अगर उनमें से कोई डिफेंडेंट ये एतराज़ करता है कि जिस जगह पे ये मुकदमा दायर होने वाला है मैं तो वहाँ पे रिहाइश पजीर ही नहीं हूँ, ठीक है, मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है, जैसे बी तो रहता है लाहौर में, अगर उसके खिलाफ मुल्तान में मुकदमा होगा तो वो तो मुल्तान में नहीं रहता। इसी तरह अगर सी के खिलाफ लाहौर में मुकदमा होगा तो वो लाहौर में नहीं रहता, और दोनों इस्लामाबाद में नहीं रहते जहाँ पे बिनाए दावा कायम हुई है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में जो मुकदमा है उसकी कार्रवाई अदालत की इजाज़त के साथ, यानी कि लीव ऑफ द कोर्ट के ऊपर जाएगी, ठीक है, उसके मुताबिक चलेगी, अदरवाइज नहीं चल सकती। और जो पॉइंट बी हमें बताता है उसमें यही बताता है कि द लीव ऑफ द कोर्ट इज़ गिवन, यानी कि अदालत की इजाज़त दे दी गई हो, ठीक है, फिर वो डिफेंडेंट उसको कबूल कर ले, और फिर जो कार्रवाई होगी, जो बिनाए दावा होगा, वो पार्शली या होली अराइज हो जाए। नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेनेशंस है, ठीक है, दो हैं। और जो पहली एक्सप्लेनेशन है वो हमें पर्सन के मुतालिक बताती है, और दूसरी हमें कारपोरेशन के मुतालिक कुछ गाइड करती है। वेयर जहाँ अ पर्सन शख्स हैज़ रखता हो अ परमानेंट मुस्तकिल ड्वेलिंग का मतलब होता है रिहाइश एट वन प्लेस, एक जगह पे, एंड और ऑल्सो अ टेम्पररी और आर्जी रेजिडेंस रिहाइश एट अनदर प्लेस, किसी दूसरी जगह पे। जहाँ या जब कोई शख्स एक जगह पे मुस्तकिल रिहाइश रखता हो जबकि दूसरी जगह पे वो आर्जी रिहाइश पजीर हो, ही शैल बी डीम्ड, वो समझा जाएगा, टू रिजाइड, रहता हुआ, एट बोथ प्लेसेस, दोनों जगह पे, इन रिस्पेक्ट, हवाले से, ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन, बिना दावा के, अराइजिंग, जो कायम होगा, एट द प्लेस, किसी जगह पे, वेयर ही हैज़, जहाँ वो रखता होगा, सच टेम्पररी रेजिडेंस, अपनी आर्जी रिहाइश। इसमें यह बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स मुस्तकिल रिहाइश पजीर है किसी एक जगह पे और आर्जी तौर पे रिहाइश पजीर है किसी दूसरी जगह पे, जो बिनाए दावा कायम होती है वो उस जगह पे कायम होती है जहाँ वो आर्जी तौर पे रिहाइश पजीर है, तो वो उन दोनों जगह पे, यानी कि अपनी मुस्तकिल जगह पे भी और अपनी आर्जी जगह पे भी रिहाइश पजीर समझा जाएगा। इसकी एक सादा सी मिसाल ये है कि एक शख्स जो कि मुल्तान में मुस्तकिल रिहाइश पजीर है और वो लाहौर में आर्जी तौर पे किसी काम के हवाले से गया है, बिनाए दावा कायम हो जाती है लाहौर में, तो वो लाहौर में भी रिहाइश पजीर समझा जाएगा और मुल्तान में भी रिहाइश पजीर समझा जाएगा, यानी कि दोनों जगह पे रिहाइश पजीर वो समझा जाएगा। अ कॉरपोरेशन शैल बी डीम्ड, समझी जाएगी, टू कैरी ऑन बिजनेस, काम करती हुई, एट इट्स सोल, उसके वाहिद और प्रिंसिपल ऑफिस, बुनियादी दफ्तर में, और इन पाकिस्तान में, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस, या किसी भी बनाए दावा के हवाले से जो किसी जगह पे कायम हो रहा होगा, वेयर जहाँ, इट हैज़ ऑल्सो अ सबऑर्डिनेट ऑफिस, और जहाँ वो अपना झेली दफ्तर भी रखती होगी, एट सच प्लेस, उस जगह पर। नेशन नंबर 2 हमें ये बताती है कि एक कॉरपोरेशन पाकिस्तान में अपना वाहिद और बुनियादी दफ्तर रखती है, ठीक है, और उसका झेली दफ्तर किसी और जगह पे है, और बिनाए दावा जो कायम हो जाती है वो उसके झेली दफ्तर की जगह पे हो जाती है, तो वो जो कॉरपोरेशन है वो वहाँ काम करती तस्वुर की जाएगी, ठीक है। जिस तरह हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो शख्स दोनों जगह पे रहता है, ठीक उसी तरह हम ये भी एज्यूम करेंगे कि वो जो कॉरपोरेशन है वो वहाँ काम करती तस्वुर की जाएगी जहाँ पे उसका सबऑर्डिनेट या झेली दफ्तर पाया जाता होगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को एक मिसाल से समझें। ए ताजिर है इस्लामाबाद में, बी कारोबार करता है कराची में। बी अपने एजेंट के ज़रिए लाहौर में ए से चीज़ें ख़रीदता है और साथ ही ए को ये दरख्वास्त करता है कि ये जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवे के हवाले कर दे, और जो ए है वो ऐसा ही करता है। अब जो पैसों के लिए बिनाए दावा कायम हुई है वो हुई है लाहौर में, लेकिन जो ए है वो बी के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर सकता है लाहौर में भी जहां बिनाए दावा कायम हुई है, और कराची में भी जहां वो कारोबार करता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 हमें सेम यही बताती है। अगर पॉइंट नंबर 20 को स्टार्ट से लेके पॉइंट नंबर सी तक समराइज़ किया जाए तो इसमें यह बयान किया गया कि हर मुकदमा ऐसी अदालत में दायर किया जाएगा जिस अदालत की मुकामी हदूद की दायरा समात में एक डिफेंडेंट, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनमें से हर डिफेंडेंट, ठीक है, या कोई डिफेंडेंट काम करता होगा, रहता होगा, ठीक है, और अगर वो काम नहीं करते, वो नहीं रहते, ठीक है, तो अदालत की इजाज़त के साथ वो उस मुकदमे को तस्लीम कर लेते हैं
और बिनाए दावा कायम हो जाता है, चाहे वो जुज़वी तौर पे हो या मुकम्मल तौर पे हो, तो वो जो मुकदमा है उस अदालत की मकामी हदूद के दायरा समात में किया जाएगा। और अगर इसकी एक्सप्लेनेशंस को हम लोग समराइज़ करें तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 हमें ये बताती है कि एक शख्स दो जगह पे रहता है, एक पे मुस्तकिल रिहाइश है, दूसरी पे आर्जी रिहाइश है। बिनाए दावा आर्जी रिहाइश पे जो है कायम हो जाता है, तो वो दोनों जगह पे रहता हुआ तस्वुर किया जाएगा। और जो दूसरी एक्सप्लेनेशन है वो हमें ये बताती है कि कोई कॉरपोरेशन पाकिस्तान में जिसका बुनियादी और वाहिद दफ्तर है, लेकिन उसका ज़ेली दफ्तर किसी और जगह पे पाया जाता है, ठीक है, और बिनाए दावा वहाँ कायम होती है जहाँ उसका ज़ेली दफ्तर है, तो वो उन दोनों जगह पे काम करती हुई तस्वुर की जाएगी। अगर हम सेक्शन नंबर 20 को लेके एमसीक्यू की बात करें तो मैंने अभी तक कोई एमसीक्यू नहीं देखा इसमें से। हाँ, मैंने एक जगह पे देखा था, इसकी जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने एज आ एमसीक्यू दी हुई थी, तो मे बी वो इम्पॉर्टेंट है, या इसकी एक्सप्लेनेशंस इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, वो भी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, मे बी वो इम्पॉर्टेंट हो, अदरवाइज़ मैंने नहीं देखा, ठीक है। हाँ, एग्जांपल्स जो हैं इसकी वो बना के दे सकता है वो, तो उसके लिए आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे इस सेक्शन को लेके। अगर नहीं होंगे तो आप एग्जांपल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यही इम्पॉर्टेंट है इसमें। बाकी मुझे अगर कोई एमसीक्यू आया है तो मेरे इल्म में नहीं आया, अभी तक मैंने नहीं देखा। अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर सेक्शन नंबर 20 पे, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई हो।